कहते हैं ना कि बच्चों को जितना रोएंगे बच्चे तो उनकी आवाज़ खुलेगी, उनके लंग्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये भी रियलिटी है। 27, 28, 29 ये आपका टेम्परेचर है। 28 के आपको अराउंड रखना है तो आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसको मोस्टली जॉन्डिस क्यों होता है, उसका रीज़न क्या होता है? ये बेसिकली बच्चों में आजकल होता ही है, पहले भी होता था, अब भी होता है। लेकिन आज के जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम क्यों देखने को मिलता है? ये सारी चीज़ें है हमारा जो आयरन इनटेक, जो मदर्स मिल्क मिलता है 6 महीने तक जी। बच्चों को, हम कहते हैं ब्रेस्ट फीड देते हैं, उसमें आयरन नहीं होता। अगर आपके बच्चे में आयरन कम है तो आपके बच्चे की ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ेगा। कि क्या क्या ऐसी बीमारियां जो लग सकती हैं अगर आपके बच्चे में खून की कमी है? अगर आप बच्चे को खाना खिलाते समय और सोते समय, जब सोने सिलाना है उस टाइम पे मोबाइल दे रहे हो, तो बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें वो चीज़ स्टोर हो जाती है जो आप उसे दिखा रहे हैं, तो स्ट्रेस और एंजाइटी तो उसकी बढ़नी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यार देखो, हम जिन गेस्ट के साथ आते हैं ना, मतलब आपके लिए इतना ज्यादा ज्ञान का भंडार आपके लिए लेकर आते हैं। और आज के जो गेस्ट इतने स्पेशल हैं क्योंकि उनकी जो फील्ड है वो है मेडिकल लाइन। एंड ये पॉडकास्ट उन मदर्स के लिए है जो प्रेग्नेंट हैं और जो माँ बनने वाली है, बेसिकली उनके लिए पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा एजुकेटिव होने वाला है और नॉलेजेबल होने वाला है। तो आज हमारे साथ है राहुल भिदोड़ी जी, जो कि बच्चों के डॉक्टर हैं और यहाँ तक कि जितने भी नवजात शिशु हैं उनके एक विशेषज्ञ हैं। और ये डेफिनेटली आज आपकी सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाले हैं। जो भी मिथ्स हैं बच्चों के रिलेटेड, क्या क्या चीजें एक माँ फेस करती है एक बच्चे के पैदा होने के बाद, वो सारी चीजें, वो सारे क्वेश्चंस के आज हल आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। वेलकम राहुल जी, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया, आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसा कि राहुल जी आप एक न्यूनैटोलॉजिस्ट हैं, तो मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि आजकल ना लोगों के बहुत डाउट्स होते हैं न्यूबॉर्न बेबी को लेके, राइट? क्योंकि आज का पॉडकास्ट भी हमारा सारे ऐसे ही टॉपिक कवर करने वाला है। तो न्यूबॉर्न बेबी के जो क्वेश्चंस लोगों के माइंड में ये रहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, राइट, तो उसकी माँ के साथ एक कॉर्ड जुड़ी होती है, राइट? लोगों के बहुत डाउट्स रहते हैं कि उसको विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज तक उसको टच करे ना करे, उसकी कैसे केयर करें। तो वो बहुत ज्यादा ही माताओं के प्रति बहुत उनको शंका रहती है, उनके माइंड में जो डाउट्स होते हैं वो आप क्लियर कीजिए कि उस चीज को कैसे टेक केयर करा जाएगा। आपने जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉमन सवाल पूछा है। मेरे पास जो बच्चे इलाज कराने आते हैं जी उनमें अधिकतर मेरे से पेरेंट्स पूछते हैं, जो जी। खासतौर से न्यूबॉर्न रहते हैं, न्यूनाटोलॉजी में ही होती है वो क्लैंप कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, कॉर्ड बच्चे राइट। के, जब क्या होता है बच्चा पैदा होता है तो उस दौरान वो माँ से कनेक्ट होती है, जो कि उस दौरान बच्चे को न्यूट्रिशन देती है। जब बच्चा ओके। गर्भ में होता है वो न्यूट्रिशन देती है मदर से बच्चे को। जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसको डॉक्टर कट कर देता है और राइट। क्लैंप कर देता है, यानी कि बांध देता है। एक क्लैंप कॉर्ड चीज़ आती है, उससे बांध देता है। तो बेसिकली मैंने देखा है कि घर वाले पूछते हैं कि इसको, इसकी साफ सफाई कैसे करनी है, या डॉक्टर साहब इसको कपड़े पहनाएंगे तो ये कहीं इलझ ना जाए, या ये कब हटेगा। ये जो है आप देखेंगे कि पेरेंट्सों के दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहती है। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या होता है कि ये बेसिकली 7 to 10 डेज इसका जो पीरियड है ये ऑटोमेटिकली हट जाता है। कुछ जो नहीं करना पड़ता कुछ अपने नहीं एंड से। करना होता। अब जो बेस होता है हमारा, नाभि का जो बेस है, वहां से वो 7 से 10 डेज के अंदर अंदर अपने आप हट जाता है। हटने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली कुछ क्या होता है, कभी कभी उसमें से ब्लड भी आ जाता है, कभी कभी वो स्वेल भी हो जाता है। ओके। और तो पेरेंट्स को लगता है ये ब्लड आ रहा है, क्या करें, डॉक्टर के पास ले जाएं। जी। तो अगर ये कॉमन चीज़ होती है बच्चों में, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ उसके लिए क्या करना है, आपको एक जी। तरकीब बता देता हूँ जो कि हर किसी के काम आएगी। आपको सॉल्ट वाला पानी लेना है, ओके। लो सॉल्ट आता है जिसके अंदर सॉल्ट बहुत कम होता है, उसका पानी आपको हल्का सा गुनगुना कर लेना है। कपड़ा उसमें डुबोइए आप, और जब वो आपका कॉर्ड क्लैंप हट गया है, आप उस क्लैंप के ऊपर जस्ट रखिए उस कपड़े को। रख के वो सारा जो है जो भी उसके ऊपर लगा हुआ है, ब्लड है, वो सब कपड़ा अपने आप सोख लेगा, ओके। तो वो क्लीन हो जाएगा। गॉट इट, गॉट इट। ये पर लेकिन आपको इसमें सावधानी रखने वाली ये चीज़ होती है, कोई ज़्यादा पस डिस्चार्ज ना हो रहा हो तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। और रेडनेस ना हो रही हो, अगर आप उसके आसपास भी हाथ लगा रहे हैं तो बच्चा क्राई कर रहा है, इरिटेबल हो रहा है, पेन हो रहा है पेन हो बेसिकली। रहा है,
तो इस कंडीशन में आपको अपने पीडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट करें। परफेक्ट। तो एक बेसिकली एक रेमेडी है अगर इस चीज की जो आपने बताई। और आजकल लोगों का बहुत ज्यादा डाउट भी रहता है कि यार न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है तो उसको नहलाना कब चाहिए, क्या कौन से ऐसे दिन होते हैं, लाइक 1 दिन 2 दिन वेट करते हैं और डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप 2-3 दिन वेट करो देन आप अपने बच्चे को नहलाओ, तो ये कितना सच है और कितनी चीजें फॉलो करनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैं देखता हूँ ज़्यादातर ये पेरेंट्स या घर वाले जो फैमिली वाले रहते हैं बच्चे जी। की, उनके मन में सवाल रहता है कि कब नहलाएँ बच्चे को। राइट। बच्चा जो है आपको दिया गया है तो वो कहते हैं कि बड़ा गंदा-सा बच्चा रहता है बेसिकली, बिल्कुल। क्योंकि वो मदर के वूम्ब से आया है तो वो थोड़ा बहुत उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा रहता है बच्चे के ऊपर। तो वो आपको ऐसा नहीं है कि तुरंत नहला देना है बच्चे को। जो माँ के गर्भ से बच्चा आया है उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की चीज़ लगी होती है, परत सी चिपकी होती है। ओके। वो एकदम से हमें नहीं हटानी चाहिए क्योंकि वो बच्चों में हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करता है। हाइपोथर्मिया बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि ठंड टेम्परेचर जब बढ़ जाता है बॉडी का, राइट, वही है हाइपोथर्मिया। हाँ, उसको मेंटेन करता है। बच्चे को जो है अगर ठंडा है बहुत ज़्यादा बाहर, जी। तो उसको ठंड नहीं लगेगी। उसका नॉर्मल मेंटेन करके रखता है वो जो व्हाइट कलर का रहता है। तो बेसिकली आपको 2 दिन तक अगर आप नहीं नहलाएँ तो ज़्यादा बेटर है। आप 78 आवर्स बाद या 72 आवर्स बाद बच्चे को बहुत गुनगुने पानी से बहुत सॉफ्टली और जेंटली आप ओके। उसको पानी डाल के थोड़ा-थोड़ा क्लीन कर सकते हैं। यही एक सबसे अच्छा तरीका है बच्चे के लिए। गॉट इट। और जैसे भी अब आपने बात करी हाइपोथर्मिया की, अब हुँ। मैं ये पूछना चाहूंगा कि रूम का टेम्परेचर क्या मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि जो वार्म का हुँ। टेम्परेचर है एक मदर के वार्म का अंदर का, हुँ। वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा हाई सेल्सियस में है। हुँ। सो रूम एकदम से जब बच्चा पैदा हुआ तो रूम का क्या टेम्परेचर रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लेडीज को स्पेशली एसी में रहने की आदत होती है, हुँ। तो टेम्परेचर भी इम्बैलेंस हो जाता है, तो क्या ऐसा टेम्परेचर रहेगा? देखिए, वैसे बेसिकली तो आजकल आप देखेंगे गर्मियाँ हैं। जी। अगर आपके पास या आपके परिवार में कोई न्यूबॉर्न है या जो भी मेरे सुन रहे हैं लोग बाग पॉडकास्ट को, मैं उन्हें बताता हूँ कि आपको जो एसी का टेम्परेचर रखना है, आप छोड़िए रूम का क्या टेम्परेचर है, आपको ठीक जो है। एसी में दिखाई दे रहा है, मैं आपको सीधा-सीधा उसका बताता हूँ, 27, 28, 29। अगर आपका बच्चा आपके साथ सोता है और आप एसी वाले रूम में सोते हैं, 27, 28, 29 ये गॉट इट। आपका टेम्परेचर है। 28 के आपको अराउंड रखना है, तो आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा कम कर लेंगे टेम्परेचर, वो भी बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है और ज़्यादा अगर आप बढ़ा लेंगे, वो भी बच्चे के लिए ठीक नहीं है। उसमें भी बच्चा इरिटेबल और परेशान रहेगा। तो बेबी आपका कंफर्टेबल पूरी नींद ले, अच्छे से आपके साथ रहे, कंफर्टेबली उसको कोई परेशानी ना हो, तो आप इस वाली चीज़ मेरा फ़ॉलो करिए। 27, 28, 29 डिग्री ठीक है। आप टेम्परेचर रूम का रखिए ज़रूर। सॉर्टेड है। अब एक चीज ऐसे मैं आपसे हाँ, मैं पूछूं। आपको एक चीज़ और बिल्कुल बता देता बताइए। हूँ। बिल्कुल। बेसिकली ये तो हो गई एसी वालों की बात। हाँ जी। मान लीजिए घर में कूलर है किसी के, हाँ ठीक है। पंखा है, गर्मियों का टाइम है, तो क्या करें बच्चों के लिए? आपको डायरेक्ट कूलर भी ठंडी हवा दे रहा है, थोड़ी ह्यूमिडिटी वाली एयर रहती है उसकी। आपको डायरेक्ट बच्चे को डायरेक्ट एयर नहीं लगनी चाहिए कूलर की। ओके। जो डायरेक्ट जैसे कि मान लीजिए कूलर रखा है, कूलर के जी। सामने ही आपने बेड पे रख दिया है, क्योंकि कूलर एडजस्टेबल होता है, राइट आगे-पीछे कर राइट। लेते हैं। तो बिल्कुल ये नहीं है कूलर के आगे ही आपने बच्चे को रख लिया। डायरेक्ट हवा भी अगर बच्चे को मिलेगी, उससे उसको कफ, कोल्ड ज़रूर होता है। ये मैंने देखा है और मैं अब देख रहा हूँ जो ज़्यादा टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर में रखते जी। हैं अपने बच्चों को, एसी का बढ़ा देते हैं या कूलर के आगे रखते हैं, बिल्कुल कूलर के आगे हवा के, वो बच्चे ज़रूर कफ, कोल्ड की उनको वायरल ज़रूर हो जाता है और या वायरल फीवर। ये चीज लाइक आने वाले टाइम में भी तय करती है कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको और ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि बचपन में जो उसका पालन पोषण रहा है इन द कमिंग डेज, जो जब वो पैदा हुआ, तो ये चीज आने वाले टाइम में भी इम्पैक्ट करेगी, वो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहले तो एसी नहीं हुआ करते थे। राइट। हमारे हमारे पेरेंट्स के टाइम में एसी नहीं थे। नॉर्मली हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है हर चीज़ को, जी। क्योंकि जो भगवान ने हमारी बॉडी बनाई है, उसके अंदर हर चीज़ का इलाज ऑलरेडी दिया हुआ है। नेचर जो है, बच्चा जो है, आपको मैं बताता हूँ बच्चे की जो रिकवर करने की कैपेसिटी है, वो हाँ जी। आपसे और मुझसे भी ज़्यादा होती है। ओके। हाँ, लेकिन उनका डिफेंसिव सिस्टम, इम्यूनिटी वीक होती है। आपसे और मेरे से उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। अगर मान लीजिए आपके कोई लिवर में इंजरी है या लिवर में कुछ प्रॉब्लम है या किडनी में आपके कुछ इंजरी है,
और एक बच्चे के हैं छोटे के। तो आपसे पहले छोटे बच्चे में नियोनेट बोलते हैं हम 1 साल तक के बच्चे को, ओके, सॉरी 30 डेज तक के बच्चे को नियोनेट बोलते हैं, 1 ईयर तक के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। तो आप उसके अंदर ज़्यादा बॉडी को रिपेयर करने की ज़्यादा मतलब पावर ज़्यादा, कैपेसिटी ज़्यादा होती है हमसे ज़्यादा। तो बच्चा अपने आप बॉडी अब उसकी एडजस्ट कर लेती थी। लेकिन आजकल एसी है, एसी में रहने की आदत है, अब बच्चा रह ही नहीं पाता है बगैर एसी। तो अगर आप उसको एसी में रखते हैं तो आप टेम्परेचर ज़रूर ध्यान रखिए। ज़्यादा कूलिंग में ये एडल्ट को भी नहीं रहना चाहिए जी, और बच्चों को तो आप खास तौर से नहीं रखें। पर्टिकुलर मैंने आपको टेम्परेचर बता ही दिया है। कूलर के जस्ट आगे ही नहीं रखना। डायरेक्ट हवा बच्चे को नहीं लगनी चाहिए। लेट्स सपोज कि कोई बच्चा पैदा हुआ, हाँ, तो उसको धूप में कब लेके जाना चाहिए? उसको विटामिन डी भी तो बहुत जरूरी होता है एक बिल्कुल, बॉडी बिल्कुल, में। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने। विटामिन डी3 बेसिकली क्या है, आप पहले देखेंगे कि पहले या अभी भी हमारी जो साइंस है जी, और आयुर्वेद भी है, मैं देखो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ लेकिन आयुर्वेद भी मैं मानता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हमें उसको नकारना चाहिए। आयुर्वेद भी और हमारी साइंस भी ये कहती है कि हमारे लिए सन की जो रोशनी है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखेंगे मेरे ख़्याल से कोई भी 5-10 मिनट से ज़्यादा कोई भी सनलाइट नहीं लेता है। तो विटामिन डी3 आपको हर किसी में कम मिलेगा, क्योंकि जो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी3 है वो लाइट है। ओके, 3 से 4 घंटे हमें सनलाइट ज़रूर लेनी चाहिए। ये दिन हमारी में। बिल्कुल 3 घंटे तो कम से कम, और उगते हुए सूरज की। कहा जाता है जो सन निकल रहा होता है उस समय की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर एक शोध हुई थी। तो ओके, उसमें देखा गया था ये नॉट अ नियोनेट, हर किसी के लिए जनरल, कि 2 से 3 घंटे की आपको सूरज की रोशनी ज़रूर लेनी चाहिए, ओके। जिससे आपके अंदर विटामिन डी3 रहे अच्छी मात्रा में, आपको बाहर से ना लेना पड़े और आपकी बोन और बॉडी अच्छे से ग्रोथ करे। तो आपका न्यूबॉर्न है तो आप उसे सुबह की धूप गॉट इट। दिखा सकते हैं। पैदा होने के 24 आवर या ओह! 1 दिन बाद आप दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पैदा गॉट होते इट। ही आपको तुरंत ही उसको दिखाना है। थोड़ा-सा आप रुक के भी दिखा सकते हैं। एक आधे घंटे, 1 घंटे के लिए ज़रूर दिखाइए, बट ये बहुत जो कि ज़रूरी बहुत है। हेल्पफुल होता है। ओके, क कुछ लोग मानते भी हैं और ऐसा होता भी है जॉन्डिस के लिए भी, जो बच्चों को पीलिया जी, होता है जी, जी। पैदा होते ही, उसमें भी ये हेल्पफुल रहता है, बच्चे को अगर हम सनलाइट दिखाएँ। क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसको मोस्टली जॉन्डिस क्यों होता है? उसका रीज़न क्या होता है? मदर से रिलेटेड है उसकी, कि मदर की हेल्थ कुछ ऐसी है कि जिसकी वज़ह से जब बच्चा पैदा हुआ उसको जॉन्डिस हो गया और फिर उसको एक रूम एक उसमें रखा जाता है बॉक्स में जिसमें लाइट होती है जिससे कि जॉन्डिस फोटोथेरेपी बोलते हैं एक इसको, क्या बोलते हैं? फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी। सो क्यों ऐसा क्या होता है कि और इस चीज़ से बचा कैसे जाए कि उनको जॉन्डिस ना हो जब वो पैदा हुए? देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे आपको पॉडकास्ट मिलेंगे, बहुत नॉलेज मिलेगी। ओके, मैंने भी इसके ऊपर पहले भी बताया हुआ है। जी, ये नेचुरल होता है, जिसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। ओके, ये बेसिकली बच्चों में आजकल होता ही है, पहले भी होता था, अब भी होता है। तो इसका क्या है, एक बुक में एक वैल्यू निर्धारित है बिलीरुबिन की, कि अगर आपका बिलीरुबिन इतने तक है तो आपका बच्चा ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो जो आप बता रहे हो लाइट में रखते हैं, वो फोटोथेरेपी होती है। गॉट इट। उसमें बच्चे को हम रखते हैं और ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, 4-5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए हर बच्चे को होता है और ठीक हो जाता है। ओके, इट्स अ नेचुरल थिंग बेसिकली आप नेचुरल, लेकिन आपको कब आपको कैसे पता चले कि ये जी, नेचुरल है? जब बच्चा आपका लेथार्जी हो जाए, फ़ीड ना ले, लगे आपको इरिटेबल हो रहा है, क्योंकि माँ पहचान लेती है अपने बच्चे को, इसमें क्या कमी चल रही है। तब आपको डॉक्टर को, बच्चा आपको पीला ज़्यादा लग रहा है, आँखें बहुत पीली हो गई हैं, तो आपको फिर डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। बेसिकली वरना ये 2-4 दिनों में, आप पहले भी देखते होंगे, पहले भी हुँ, हुँ। हमारे टाइम में हमें भी होता था और ये हो जाता है, तो नॉर्मल होता है, कोई इसमें ऐसी घबराने की बात तो चलिए बच्चे की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि उसकी डाइट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम कवर करते हैं। नहीं है। तो पहला मेरा क्वेश्चन यही आता है कि आजकल क्या देखते हैं हम लोग कि जो इन्फेंट चाइल्ड्स हो गए या थोड़े से बड़ी एज के लगा लीजिए 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, इनका हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है एज़ कंपेयर टू जो हमारा टाइम था? हमें तो वो इश्यूज़ थे नहीं, लेकिन आज के जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम क्यों देखने को मिलता है? हुँ। बेसिकली ये एनीमिया कहते हैं हम इस बीमारी को। ओके, हाँ, जिसके अंदर ब्लड का जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो कम होता है। ओके, तो एनीमिया का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में, लगभग आप ये मान के चलिए 35% बच्चों में आपको एनीमिया मिलेगा, 35 टू 40% में। ओके, पहले तो और ज़्यादा था। ये सारी चीज़ें है हमारा जो आयरन इनटेक है।
जो मदर्स मिल्क मिलता है 6 महीने तक जी। बच्चों को, हम कहते हैं ब्रेस्ट फीड देते हैं, उसमें आयरन नहीं होता है। ओके। तो वो 6 महीने तक बच्चे को आयरन कहाँ से मिला? खाने पीने से नहीं 6 महीने सॉरी तक तो आप ब्रेस्ट शेप फीड देते हैं। एग्जैक्टली ठीक है। वो एक्चुअली आयरन स्टोर होता है उसका ऑटोमेटिक। बॉडी ने, मैंने आपको बताया, भगवान ने ऐसी बॉडी बनाई है हमारी, जब वो मदर से निकलता है बच्चा, आ गया इस दुनिया में आ गया, तो उसके अंदर इतना, मदर उसके अंदर इतना आयरन स्टोर करके भेजती है कि 6 महीने तक उसे आयरन नहीं मिलेगा तो उसकी बॉडी ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद उसको आयरन ज़रूरी होता है। ओके। आजकल आप मैं देखता हूँ डॉक्टर्स भी, मैं भी अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप आयरन वाली चीज़ दीजिए। अगर आयरन नहीं मिल रहा है तो उनको आयरन सप्लीमेंट्स देता हूँ, विटामिन D3 सप्लीमेंट्स देता हूँ मैं। और क्या तो ऐसी डाइट क्या रहती है? कौन से ऐसे फूड बेसिकली प्रेफरेंस आप आजकल करोगे प्रेफर? जितने भी आजकल हमारे फूड हैं उनमें आयरन कंटेंट बहुत कम है। ओके। और आप देखेंगे कि फीमेल्स में तो आपको हीमोग्लोबिन अधिकतर कम ही मिलेगा। ठीक है। जितने भी हमारे आजकल फूड जो भी हम खा रहे हैं, सब चीज़ों में आयरन बहुत कम है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें, जो मैं आपको बता देता हूँ, जो पेरेंट्स के भी बहुत काम आएँगी और बच्चों को देनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि जैगरी, जो गुड़ होता है, दिस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। उसके अंदर बहुत अच्छी गुड़ क्वांटिटी और में, चने भी हाँ, गुड़, चने, प्रेफर कैल्शियम, करते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग भी कि ये खाया करो, हाँ, तुम्हारी हड्डियां मजबूत होंगी। बिल्कुल, यही रीजन है वो। बिल्कुल यही रीज़न है। और कि हमारे आयरन जो है हमें मिलता है जी। गुड़ से। और एक बहुत ही नेचुरल चीज़ होती है, आपने सुनी होगी चौलाई। वो ओके। छोटे-छोटे बारीक गोल-गोल से होते हैं, चौलाई के लड्डू। ओके। हाँ, जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनके लिए घर में बेसिकली ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, बनाए तो जाते हैं। गोंद के लड्डू और इसमें क्या डिफरेंस है? गोंद के लड्डू, और इसमें कोई नहीं, इसमें बस बेसिकली इतना पता है मुझे भी कि जो चौलाई होती है वो, उसके अंदर जी। आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ओके, ठीक। तो आप गुड़, चौलाई, इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। और आप अगर नेट पे सर्च मारेंगे आयरन कंटेन्स फूड, पालक में भी आयरन होता है। बहुत बहुत अच्छी चीज है। हरी सब्जियाँ जो होती हैं उनमें हुँ। आयरन मिलता है, सब में ज़्यादातर। तो आप अपने बच्चे को दीजिए, उससे बच्चे के अंदर आयरन की मात्रा ठीक बनी रहेगी, तो उनके अंदर खून की कमी नहीं होगी। ठीक है। और आपने एक जो ये सवाल पूछा है खून, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि खून की कमी होने से प्रॉब्लम क्या होती है? ये भी बताइए कि क्या-क्या ऐसी बीमारियाँ जो लग सकती हैं अगर आपके बच्चे में खून की कमी है तो? बच्चे की जो नेचुरल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मेंटली, फिज़िकली, उसके लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे में आयरन कम है, तो आपके बच्चे की ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसका आईक्यू लेवल, उसका दिमाग, उसके सोचने, पढ़ने की क्षमता भी हो जाती है, कम रहती है बच्चों में, जिन बच्चों के अंदर एनीमिया रहता है। ये भी बेसिकली बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हो आप बॉडी में ये चीज़। ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा। तो ओके। इसलिए आपको इस आयरन पे ध्यान देना है। ये तो एक बीमारी है एनीमिया। जनरल अपने सब बच्चों के लिए फ़र्क क्या पड़ेगा आपके बच्चे पे? फ़र्क पड़ेगा ये ब्लड कम होने से, हीमोग्लोबिन कम होने से। और मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, अगर ये रिच, आप आयरन रिच फूड उनको देते हैं, जी। तो आपके बच्चे के अंदर ये कमियाँ नहीं होंगी, तो आपके बच्चे की अच्छी ग्रोथ होगी। और डेफिनेटली हम भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं आज की डे टू डे लाइफ़ में कि जिनका सही में हीमोग्लोबिन कम होता है ना, दे आर नॉट दैट मच एक्टिव। एक उनके अंदर लेज़ीनेस भी कह लो, ये भी रीज़न हो सकता है हीमोग्लोबिन कम होने का कि बंदा लेज़ी है, काम नहीं करता। हाँ, बिल्कुल मिल सकता है, बच्चे में जो है बच्चा लेज़ी हो सकता है जी। आपका, और इतनी अच्छी उसकी सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी, काम को इतनी जल्दी कैप्चर नहीं करेगा। गॉट इट, गॉट इट। और बिल्कुल। अभी हम रिच फूड्स की ये बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाएँगी, जो है ये सब आयरन है, हमारे जी। मल्टी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। ये सब चीज़ें अगर बच्चे को ग्रोथ के टाइम पे नहीं मिलेगी जो ज़रूरत है, तो बच्चे की हेल्थ पे बेसिकली फ़र्क पड़ता है, फ़र्क ग्रोथ पड़ेगा। एंड डेवलपमेंट, गॉट जो इट, कि बहुत सॉर्टेड। बड़ी चीज़ होती है एक बच्चे की बच्चे के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं ग्रोथ से रिलेटेड ही अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि ऑब्वियसली ग्रोथ बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। डाइट, खान पान, क्या बच्चे को हम दे रहे हैं, हर माता पिता का यही सवाल रहता है कि हम अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी डाइट दें सो दैट एक अच्छा ग्रोथ हो उसकी। अब सवाल ये उठता है कि वेज और नॉन वेज, अब आज की डाइट टाइम में ना हर फैमिली में ये बहुत डाउट रहता है कि जिसके बच्चे नॉन वेज खा रहे हैं ना उनकी ग्रोथ एज कंपेयर टू वेज वाले लोगों से बेटर होती है, क्योंकि माइट भी हो सकता है कि नॉन वेज में प्रोटीन की कैपेसिटी ज्यादा हो, राइट, एज कंपेयर टू जो नेचुरल फूड्स हैं। तो ये कितना सच है और बच्चे को क्या प्रेफर करना चाहिए आपके हिसाब से? ये नहीं कह रहा कि मैं मत खाओ, या आप भी आई डोंट थिंक ये कहोगे, किसी को सजेस्ट करोगे कि नॉन वेज मत खा, बट हाँ, ये डिफरेंस मेरे को एक बार समझाइए। देखिए, मैं तो वेजिटेरियन हूँ,
और जो है मैं तो अपने जो पेशेंट्स बच्चे आते हैं मेरे जी। पास, मैं उनके घर वालों को, पेरेंट्स को यही काउंसलिंग करता हूँ कि आप वेज ही खिलाएं। ठीक है। लेकिन जिन घरों में खाया जाता है नॉन वेज, खिला सकते हैं आप बच्चे को, बस वो बना हुआ अच्छा हो, ज़्यादा ऑयली ना हो, स्पाइसी ना हो, क्योंकि इन चीज़ों में बताते हैं बहुत ऑयल स्पाइस का यूज़ होता है, जी। मसालों का। बहुत सारी चीज़ें जो ये बनती हैं, और अच्छे से अगर आप बना रहे हो तो आप अपने बच्चे को खिला सकते हो। इसके लिए कोई ऐसी स्टडी नहीं है कि आपको नॉन-वेज नहीं खिलाना है। ना ऐसा बुक्स में लिखा है कि आपको नॉन-वेज नहीं खिलाना है। तो सर इसमें एक चीज़ मेरे को बताओ कि क्या एज होनी चाहिए कि जिसमें आप प्रेफ़र करो कि हाँ यार इतने साल का तो आप खिला सकते हो? क्योंकि आज की डेट में ये होता है कि बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, पेरेंट्स डेफ़िनेटली नॉन-वेज भी ऑफ़र कर देते हैं। अब वो उनकी चॉइस है, हम उसमें कुछ नहीं कर रहे। लेकिन एक पर्टिकुलर डे वो भी तो होगा एक एज फैक्टर कि यार सो दैट वो चीज़ डाइजेस्ट भी अच्छे से हो, राइट? उसकी बॉडी को उसके न्यूट्रिशंस कुछ तो मिले उससे फ़ायदा। वो एज भी मेरे को आप बताओ। देखिए, अगर आप अपने बच्चे को वेज खिला रहे हैं या वेज भी खिला रहे हाँ हैं, जी, तो आपको 6 मंथ तक तो आपको पता ही है कंप्लीट ब्रेस्ट फीड, जिसको बोलते हैं एग्री। ईबीएफ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड। इसके अलावा आपको पानी भी नहीं देना 6 महीने तक। उसके बाद 6 महीने के बाद आपको उस बच्चे को, अभी तक उसने लिक्विड पिया है, तो आप एकदम से उसे चना दे देंगे तो उसको नहीं पता है कैसे चबाना है। मैं इस टॉपिक पे आऊँगा दोबारा। एक अभी आपने बात करी ब्रेस्ट फीडिंग की कि 6 मंथ तक जो आपने बताया कि पानी भी नहीं पिला सकते, लेकिन ये ऐसा नहीं फॉलो कर रहा कोई भी। 6 महीने क्या 1-2 महीने के ऐसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दिखा दूँगा लाइव जो पानी भी पिला रहे हैं और इसमें वो लोग जो पाउडर्स होते हैं, पाउडर मिल्क भी पिला रहे हैं क्योंकि बच्चा पी नहीं पाता, बच्चा भी कंफर्टेबल नहीं होता। तो पाउडर मिल्क एंड जो मदर मिल्क है उसमें क्या डिफरेंस है? और कैसे ये चीज़ कम करी जा सकती है जिससे कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो? देखिए, मैं सबसे पहले पहले भी अपने पॉडकास्ट में मैं बता चुका हूँ कि जो मदर्स मिल्क है, बेस्ट, उसको कोई नहीं बना सकता, ना आज तक वो बना है। जो जी, वो नेचुरल है उसको ना कोई बना सकता है। जितने भी मिल्क फार्मूला है, फार्मूला फीड कहते हैं हम इनको, जितने भी फार्मूला फीड आते हैं, कोई भी मदर जैसा काम नहीं करता है। जो वो नेचुरल चीज़ मदर की बच्चे को मिल रही है, वो उसके लिए अमृत समान है 6 महीने तक। ठीक है। तो 6 महीने तक जो भी पेरेंट्स उससे पहले सोच रहे हैं कि यार हमें लग रहा है बच्चा प्यासा है, पानी पिला रहे हैं, ऐसा होता है। ऐसा होता है। कुछ लोग घुट्टियाँ पिलाते हैं, ट्रेडिशनल चला आ रहा है ये जो बच्चे को। हाँ, ओल्ड कुछ एज लेडीज़ हैं, ओल्ड, हाँ, ओल्ड पुराने ज़माने ओल्ड की। एज नहीं, अभी तक चलता आ रहा है ऐसा। आप अगर अपनी फैमिलीज़ में भी देखेंगे तो बहुत से ऐसे मिलेंगे आपको, लेडीज़ ऐसी मिलेंगी जो कहेंगी कि बच्चे को घुट्टी पिलाओ। क्योंकि हर किसी को आजकल बच्चा अपना चाहिए हेल्दी, मोटा, जी, तंदुरुस्त। जी। देखने में तो वो सोचते हैं बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ खिलाते रहें। लेकिन 6 महीने तक आपको सिर्फ़ मदर्स मिल्क देना है, इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं देना आपको। और अगर ऐसा जो लोग करते हैं क्या डिफरेंस आता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड वो आप देंगे, उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट आएगा कुछ ना कुछ। उसका अभी सिस्टम ही इतना मैच्योर नहीं है कि वो कुछ चीज़ पचा सके, ओके, कुछ चीज़ बॉडी उसकी झेल सके, या उसकी अभी बॉडी उसका जो स्ट्रक्चर है बच्चे का 6 महीने तक आपने देखा होगा कि पहले आप और हमने भी दूध जी, पिया है अपनी माँ का। जी, हम बिल्कुल फिट, मतलब पहले के मुकाबले, आज के बच्चों के मुकाबले हमारी इम्यूनिटी भी ठीक है और सब कुछ। क्योंकि जो मदर्स मिल्क होता है, वो बच्चे को ऐसी एंटीबॉडीज़ देता है ओके, कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनती है। उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, सिर्फ़ आयरन मैं अभी बता रहा था, हाँ आयरन जी, नहीं होता है, बाकी सब कुछ मिल जाता है बच्चे को। सारे विटामिन्स, मिनरल्स मिल जाते हैं, आपको ऊपर से देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। जो भी देते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं, नहीं देना चाहिए 6 महीने तक। 6 अब आपने जो मेरे से सवाल पूछा था कब से उनको क्या खिलाना है, नॉन-वेज खिलाना है, हाँ कब जी, ये से? भी बताइए। 6 महीने के बाद बच्चे ने अभी तक लिक्विड ही पिया है, जी, तो उसको आपको सबसे पहले उसको चबाने की आदत नहीं है, ठीक है, तो आपको उसको सेमी सॉलिड फूड, सेमी लिक्विड ठीक है, फूड देना है। जैसे कि दाल का पानी, चावल का पानी, ओके, मैश करी हुई कुछ कोई फ्रूट खिला दिया। ठीक है, आपको धीरे-धीरे उस पे लेके आना है। जब आपका बच्चा वो खाने लगेगा, 4 महीने बीत गए, आपका बच्चा 6 महीने से प्लस हो गया है, 1 ईयर के अराउंड हो गया है, देख रहे हो कि आप रोटी वो चबाने लग गया हुँ, है, हुँ, तो आप उन्हें जो है थोड़ी-सी हार्ड चीज़ खाने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। बच्चा जो च्यू करने लगे, आपको जब दिख ठीक जाए है, कि आपका बच्चा ईज़िली च्यू कर रहा है, मैस्टिकेशन जो है अच्छे से कर रहा है माउथ में, फिर वो अंदर सटक पा रहा है, अंदर जा रहा है उसके अंदर, तो आप उसे
उस एज के दौरान आप खिला सकते हैं। पर मैं अभी भी आपको बताऊंगा कि वेजिटेरियन जो है, आपने देखा होगा जो हाथी है वो सिर्फ हरी घास खाता है बिल्कुल सही। और सबसे पावरफुल है। उसकी हड्डियों में कैल्शियम भी है, आयरन भी है, जी उसके अंदर सारे मिनरल्स है। जी वो सिर्फ हरी चीज़ खाता है, सही। बिल्कुल ठीक रहता है। तो हमारी जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी हमारे दालें हैं, पल्सीज हैं, सब में सब कुछ है। अगर आपका बच्चा ये सब कुछ खा रहा है तो उसको सब कुछ मिलेगा। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि अगर वेजिटेरियन भी है तो ग्रोथ वहां से भी मिलेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगी। है कि ऐसा नहीं है कि आपको उसको नॉन वेज ही खिलाना है, उसको राइट। ये ज्यादा हो जाएगा, नहीं फर्क पड़ेगा। एग्री एग्री, ठीक है। बिल्कुल। तो आई गेस आपने डाइट से रिलेटेड बता दिया, ग्रोथ से रिलेटेड बता दिया। अब एक छोटा सा सवाल मेरे माइंड में आ रहा था अभी आपसे बात करते करते कि आजकल क्या होता है कि बच्चे जब न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनको डाइपर्स वेयर नहीं कराते वो लोग। कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि कपड़े का यूज करती हैं, क्लोथ्स का यूज करती हैं, तो वो चीजें स्किन पर भी इम्पैक्ट करती हैं उनके। तो क्या फॉलो करना चाहिए इस केस में? बच्चे को जब बच्चा पैदा हुआ तो इंस्टेंटली उसको डायपर वेयर कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए? देखिए, बेसिकली डायपर जो है आप पहना सकते हैं। ठीक कहीं है। बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग जा रहे हैं, तो आप बच्चे को बार बार वॉश कहाँ करेंगे? राइट। बार बार चीज़ें गंदी होंगी, तो आपको डायपर पहना सकते हैं, इसीलिए बना है डायपर। ओके। लेकिन आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है डायपर के साथ? एक तो आपको डायपर कंटिन्यू चेक करना है, लग रहा है ज़्यादा गीला हो गया है या बच्चे ने स्टूल पास कर दिया है, तो आप उसे तुरंत चेंज करिए। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि बच्चे का जितना भी ये जेनिटल्स वाला एरिया है, जी बम्प्स हैं पीछे, जी। वो ड्राई रहने चाहिए। ओके जितने वो ड्राई रहेंगे, उतना ही वो कंटामिनेशन कम होगा स्किन का, ओके। उतने ही उसे हाइजीन बच्चे की मेंटेन रहेगी, जी उतना वो ठीक रहेगा। ठीक तो है, आपको परफेक्ट। बेसिकली पर्पज़ ये रखना है, पहनाइए डायपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहना सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायपर बाँध दिया, 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, बंधा हुआ है। उससे क्या होता है, कुछ बच्चों को रैशेज़ भी हो जाते हैं, एग्जैक्टली। जिसको डायपर रैश बोलते हैं। जी बाज़ार में आप देखेंगे बहुत क्रीम आती है, बहुत चीज़ें, दवाइयाँ आने लगी हैं, बहुत जी। सी बच्चों को दे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने बच्चे को ड्राई रखना है। जितना ड्राई रखेंगे, एयर लगेगी, ठीक है। उतना आपका बच्चा ठीक रहेगा। और एक और क्वेश्चन आ रहा है। पाउडर यूज करते हैं आज की डेट में लोग, पाउडर यूज करने चाहिए? जो बहुत सारी कंपनीज है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और यहाँ तक कि इतने क्लेम्स भी आए हैं कुछ लोगों की कि वो पाउडर बच्चे को कोई ना कोई डिजीज भी दे देता है, चाहे वो डिजीज कोई भी हो, स्किन प्रॉब्लम्स हो बड़ी बड़ी, वो भी हो जाती हैं। तो पाउडर इज गुड अगर देखिए स्किन क्या केयर के होता लिए। है, मैंने अभी बताया था आपको, मदर्स फीड बेस्ट होता है। ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, किसी कारण से अगर मदर्स कंफर्टेबल नहीं है जी बच्चे को दूध पिलाने में, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मदर्स मिल्क कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होता है, आपको नहीं पिलाना है। ओके। 1-2 चीज़ें होती हैं, वो बहुत रेयर होती हैं, उस पे ध्यान भी नहीं जी देना है आपको। ठीक है। और बच्चा या कंफर्टेबल नहीं है माँ का दूध पीने में, तो आप डब्बे का दूध पी सकते हैं। आप कोई भी डब्बा का दूध, जिसे हम फ़ॉर्मूला फीड कहते हैं, राइट। किसी भी कंपनी का खरीद लीजिए, नाम मैं नहीं लूँगा किसी भी कंपनी का। किसी भी कंपनी का खरीदेंगे तो उसमें सबसे पहले आप अगर पढ़ेंगे तो उसपे यही लिखा हुआ है कि माँ का दूध ही सबसे अच्छा है, हमारे अच्छा। से भी अच्छा माँ का दूध है। लेकिन बच्चे को भूख है, बच्चे को दूध पिलाना है, तो आप जो है डब्बे का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पिलाने का उसका एक प्रिकॉशन में ये होता है, लोगों को ये नहीं पता कितनी मात्रा में कितना उसमें दूध मिलाना है, पानी मिलाना है, कितना चम्मच पाउडर डालना है। उसका सारा खेल ही कंसंट्रेशन का है। पतला हो गया तो भी वो बेकार है, गाढ़ा बन गया तो भी वो बच्चे को हार्मफुल है। इसलिए आप डब्बे पे पढ़िए, जो बेसिक फ़ॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, 30 ml वाटर, ठीक है। और उसके अंदर एक स्पून निकलेगी हर मिल्क के पाउडर के अंदर, प्लास्टिक की। 30 ml वाटर लेना है आपको, क्लीन वाटर होना चाहिए, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल शुद्ध पानी होना चाहिए, और 1 चम्मच आपको उसका पाउडर लेना है। किसी भी मिल्क का आप जो है, ज़्यादातर मिल्क का यही प्रोपोर्शन आपको ठीक रखना है। है। 30 ml पिलाइए बच्चे को, थोड़ा गुनगुना पानी हो और बेटर है, वही वाला दूध दीजिए। अगर कंसंट्रेशन और जैसे मैंने आपको बताया वैसे बच्चे को और आप बना के दे रहे हैं, तो आप पिला सकते हैं, फ़ॉर्मूला फीड करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम और नहीं है। मैंने पूछा लाइक पाउडर, कि जो पाउडर, मेरा कहने का मतलब है स्किन पे जो पाउडर यूज करते हैं, टैल्कम टैल्कम पाउडर, पाउडर्स आई एम हाँ, जो टॉकिंग अबाउट। आपने पाउडर जो है, मैं बिल्कुल मना करूँगा। आप ओके देखेंगे जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो स्किन फ़ोल्ड्स होते हैं बच्चे के। उसकी जो ओके। गर्दन है इतनी जल्दी ईज़िली फ्लेक्स, बेंड नहीं होती है, हम तो कर लेते हैं। तो वो एक ही जगह ऐसे पड़ी रहती है, तो ये जो हमारे फ़ोल्ड होते हैं बच्चों के, गर्दन पे या हाथों पे या थाइज़ पे, वो फ़ोल्ड ह्यूमिडिटी के कारण उन फ़ोल्ड्स में इन्फेक्शन हो जाता है।
ओके। हाँ, और हम पाउडर छिड़कते हैं, पाउडर हमने छिड़क दिया, वो फोल्ड्स में जाके पाउडर बैठ गया, कंटामिनेशन होने लगता है, ह्यूमिडिटी है, बच्चे को पसीना आ रहा है, तो वो क्या होता है आप देखेंगे कभी-कभी स्किन फोल्ड्स पे बच्चों को इन्फेक्शन होने के बहुत कॉमन मिलता है, एक्यूट डर्मेटाइटिस हो जाता है बच्चों को। तो इसलिए मैं मना करता हूँ कि टाल्कम पाउडर नहीं लगाना चाहिए बच्चे को। आजकल मार्केट में बहुत पाउडर आ रहे हैं, जी। आप लगा भी रहे हैं, तो आपको मैंने अभी बता दिया कि बच्चे को ड्राई और चेक करते रहना है बच्चे को पाउडर लगा के, कोई कहीं स्किन का कंटामिनेशन या ऐसा तो नहीं हो सुबह लगा दिया और शाम तक उसके जो है एक ही जगह लगा हुआ है। देखना है कहीं बॉडी में चिपक तो नहीं रहा है, कहीं रुक तो नहीं रहा है जो है टाल्कम पाउडर। बेसिकली हाइजीन की भी बात होती है। हाइजीन की सारी चीज़ है आपको उसमें मेंटेन। और तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करी चीजें। मैं आपसे अब एज कैटेगरी थोड़ी ऊपर लेकर चलते हैं, हम 4, 5, 6 साल के बच्चे के बारे में बात करते हैं। देखिए आजकल मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने सराउंडिंग में, हमारे घर में बहुत बच्चे हैं, हम अपने नेबर्स में बहुत बच्चे हैं, लेकिन जो चीजें हम सुनते हैं ना आज की डेट में, वो लोग इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम कंज्यूम कर रहे हैं ना, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को कुछ खिलाना होता है खाना, वो बच्चे को फोन दे देते हैं और बच्चा फोन देखते 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 खाना खाता है, जो कि खुद में एक बहुत गलत हैबिट है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह से जो डिप्रेशन रेट है बच्चों के अंदर का, और जो इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट सुसाइडल थिंकिंग भी बच्चों में बहुत बढ़ रही है। बच्चों को हल्का सा डांट देते चिड़चिड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बातें करने लगते हैं, यार मैं ना सुसाइड कर लूं। ऐसी ऐसी बातें 5 से 6 साल के बच्चे करने लगे हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? देखिए ये जो सारी चीज़ें है, ये है सब स्ट्रेस। अरे आता कहाँ से स्ट्रेस? ये स्ट्रेस आता है पेरेंट्स, बच्चों का पेरेंट्स से ही कनेक्शन है, कहीं से कनेक्शन नहीं है। आप उसे जैसा बनाएंगे वो वैसा बन जाएगा। आपका ग्रोइंग चाइल्ड है, डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रेन भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसका आईक्यू लेवल भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी बॉडी भी डेवलप हो रही है, उसके ऑर्गन्स भी अंदर के डेवलप हो रहे हैं, उसकी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, स्कूल जाता है, 7-8 साल का बच्चा है। सबसे पहले तो मैं आता हूँ कि आपने जो मुझे पूछा स्क्रीन टाइमिंग, खाना खाने से जी। रिलेटेड। खाना खिला रहे हैं तो बच्चे स्क्रीन पे लगा दिया, मोबाइल देख रहा है, खाना खिला रहे हैं। बहुत गलत हैबिट है ये। अगर आप बच्चे को खाना खिलाते समय और सोते समय, जब सोने सिलाना है उस टाइम पे मोबाइल दे रहे हो, तो बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें वो चीज़ स्टोर हो जाती है जो आप उसे दिखा रहे हैं। जब वो Okay. उसकी जो स्लीप की क्वालिटी है, प्रॉपर स्लीप ही नहीं मिलेगी उस बच्चे को, तो स्ट्रेस और एंजाइटी तो उसकी बढ़नी है। देखिए सारा खेल होता है स्ट्रेस एंजाइटी का। हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर केमिकल्स हैं, वो जब भी ऊपर नीचे होंगे, ये हमारे मूड स्विंग्स होंगे, बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, सुसाइडल थॉट्स आएंगे, जिद्दीपन आएगा, बिहेवियर में चेंज आएगा, आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, बहुत सारे आपसे सवाल करेगा, क्योंकि वो आपका बच्चा है, वो आपसे ही पूछेगा सारी चीज़। राइट। ब्रेन में उसके जो है कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि मुझे क्या करना है, क्या जी। नहीं करना है। तो आप सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। आपको बच्चे के सामने मोबाइल कम चलाना है। सबसे पहले आपको बिल्कुल मोबाइल अपने से दूर रखना है। तब आपका बच्चा आपसे मोबाइल से दूर होगा, वरना नहीं होगा। ऑब्जर्विंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है एक बच्चे की, तो शायद जब वो देख रहा होता है ये चीजें कि मेरे फादर एंड मेरी आप मदर उसके भी। सामने फ़ोन पे ही लगे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, तो आप भी क्या सोचेंगे, बच्चे को यार मोबाइल ही दो, ये मेरा दिमाग ही ना खाए, मेरे बार-बार हमें छेड़े ही ना। ईज़िली दे देंगे। फिर उसकी वो हैबिट बन जाएगी। उसके बिना वो खाना ही नहीं खाएगा, उसके बिना वो सोएगा ही नहीं। फिर वो थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा, आपको लगेगा यार इससे बढ़िया तो इसको मोबाइल ही दे दो। तो आपको करना, उससे निजात कैसे पानी है? जी। इसके लिए आपको जो अपनी पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग का मतलब आपको करना क्या है बच्चे के लिए? अगर आपका बच्चा मोबाइल देख के ही खाना खा रहा है, आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी 2-4 दिन। आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अपना। बच्चे को डाँटना या मारना नहीं है आपको। मैं ये नहीं कह रहा आपको बच्चे को आपने मारिए, डाँटिए। आप उसे उसके सामने करके दिखाइए। आप एक बुक लेके बैठिए, आप उसके सामने 1 घंटे पढ़ के दिखाइए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद आपका बच्चा 100% बुक लेके खुद बैठ जाएगा। आप ऐसा एज़ अ एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप खुद करके देखिए, किसी से फैमिली से अपने कराइए। आपका बच्चा 2-3 दिन लगेंगे उसको, वो देख रहेगा यार बार-बार बुक पढ़ रहे हैं। वो या तो वही वाली बुक या दूसरी बुक खुद खोलने लगेगा। और आप उसके सामने मोबाइल देखते रहेंगे, तो वो भी मोबाइल देखेगा। बच्चे में ना कहते हैं क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। स्क्रॉल, बच्चे को दिख रहा है आप उँगली ऊपर को चला रहे हो, वो मोबाइल उठाते ही कुछ ना वो यही चलाएगा। और अब तभी वो जब वो ऐसे चलाएगा बार-बार, नई-नई चीज़ें आएँगी। राइट राइट। वो बार-बार उसको देखेगा, उसकी आदत बन जाएगी। फ़ोर्स फीडिंग,
जी, बच्चे को आपके पास में आया, बच्चे को आपकी आदत हो चुकी है कि वो नहीं खाना जी, खा रहा है, चिड़चिड़ा है, बार-बार मदर सोचती है कि यार ये नहीं खाना खा रहा है, क्या करें? फ़ोर्स फीडिंग नहीं करानी है आपको। बच्चा आया, नहीं खा रहा, मुँह हटा लिया उसने या चिड़चिड़ा कह रहा है नहीं मुझे नहीं देखना है, आपसे दूर चला गया, खेलने चला गया, तो आपको उसको ज़बरदस्ती पकड़ के खाना नहीं खिलाना है, वो खाएगा भी नहीं। ज़बरदस्ती आप खिलाओगे रोने लगेगा, आप भी थक जाओगे एक दिन। जी। कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए। उसको जब भूख लगेगी ना, वो खुद आपकी रखी हुई प्लेट में से भी उठा के खा लेगा। ये तो ह्यूमन लेकिन नेचर है आपको सर। वेट करना है, जी, आपको पेशेंस लानी है अपने अंदर, क्योंकि हर माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भूखा रहे। वो अगर 2-3 घंटे बाद खाना खा लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको ये वाली हैबिट लगनी चाहिए। अब ये वाली हैबिट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब बच्चे को मोबाइल देख रहा है, आप एक हाथ से खाना खिला रहे हैं। वो खाता भी रहता है, देखता भी रहता है। खाएगा वो, उसको आदत हो चुकी है। मोबाइल हटाओगे तो वो नहीं खाएगा। और ये आदत कैसे बदलें? मैंने आपको बताया, आपको आपको अपनी पेरेंटिंग सुधारनी पड़ेगी। आपको थोड़ा-सा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा बच्चे के सामने। एंड देखा जाए सर, पता है आपको उसके नुकसान बताने पड़ेंगे। राइट, मैं वही कह रहा हूँ कि आप आपसे उसको अगर मैं टास्क दिए, उससे कहिए कि बेटा एक बात, तुम मोबाइल में जो भी चीज़ देख रहे हो, जी, आज ये चीज़ देखो, मोबाइल के 10 फ़ायदे बताओ और मुझे और 10 नुकसान भी बताओ। अच्छा, वो आपको 10 फ़ायदे भी बताएगा, 10 नुकसान भी। तो बेटा देखो नुकसान भी है, उसे आपको समझाना भी है और साथ में उसको करके भी दिखाना है। लेकिन सारी बात कहाँ पे आ जाती है कि बच्चा जब जिद करने लगता है, घरवाले उसकी सारी चीज़ मान लेते हैं। रोने लगते हैं। रोने लगते हैं, तो आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मदर को अपने मन को, दिमाग को, दिल को स्ट्रॉन्ग बनाना है थोड़ा। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही बनाना है आपको। 2-4 दिन, 5 दिन की बात है। थोड़ा बच्चा आपको लगेगा यार परेशान, क्योंकि बेसिकली 90% घरवाले उन 4-5 दिनों में ही टूट जाते हैं। जैसे ही उसकी वो जो स्टेज आती है मोबाइल छोड़ने वाली, वहीं आप ब्रेक हो गए। फिर वो जो है दोबारा फिर वहीं आ जाएगा उसी स्टेज पे, और जब ऊँचाई पे या पीक पे होगा वो और तेज़ी से आएगा नीचे। एग्री, एग्री, तो एग्री। ये एक तरह का चार्ट सिस्टम है जो कि घर वालों को समझना मैं बहुत आज से ज़रूरी अगर है। 15 साल पहले की बात करूँ, तब मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, पेरेंट्स यूज़ नहीं करते, तभी शायद हम भी यूज़ नहीं करते थे मोबाइल। बिल्कुल नहीं करते। जो वो लोग प्रैक्टिसेस करते थे, शायद हम भी उन्हीं से सीख के हम भी वही करते थे प्रैक्टिस। बिल्कुल। तो ये शायद पेरेंटिंग ही है एट द एंड, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? इसका एकमात्र सॉल्यूशन है ये जो मैंने आपको बताया है। अपने बच्चों को आपको समझाना, लेकिन समझाना बार-बार पड़ेगा आपको। ये जो बार-बार मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, यहीं पे सब लोग फेल हो जाते हैं। और देखिए सर, स्क्रीन टाइम की अगर आप बात कर रहे हो, आजकल क्या हो रहा है कि यू नो ऑन सोशल मीडिया चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई हैं, राइट? और इसमें लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी इन्फ्लुएंसर, बहुत चीज़ें एक्सपोज़ हो चुकी हैं, राइट? एजुकेशन भी बहुत है इस सोशल मीडिया टीम में। अ, एजुकेशन भी बहुत है सोशल मीडिया में, और साथ-साथ ऐसे-ऐसे ड्रॉबैक्स हैं ना, जिसकी वजह से कोई भी शरीफ इंसान भी बिगड़ सकता है, राइट? बिल्कुल। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जो स्क्रीन टाइम वो लोग यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से उनके फ़ोन में वो गलत चीज़ें भी आ रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सम एडल्ट कंटेंट, राइट? 18 प्लस कंटेंट भी वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि कंज्यूम फ्री है उनके लिए, राइट? तो उसकी वजह से भी जो चीज़ें उनको कुछ वक़्त बाद पता लगनी थी, वो चीज़ें पहले पता लग गई हैं। इस चीज़ से कैसे बचा जाए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि अभी जो है कुछ दिन पहले जैसे कि एक बच्चा आया था, जी, वो 8-9 साल का था। हाँ जी। वो पूछता है कि उसके घरवाले पूछ रहे हैं कि जी हमसे ऐसे-ऐसे सवाल पूछ रहा है, जो हम इसको बता नहीं पा रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं है पेरेंट्स बताने कंफर्टेबल में। नहीं है। कुछ भी ऐसे सवाल हैं हुँ, जो कि उस एज ग्रुप में नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चा बहुत अवेयर हो चुका है। एक छोटे से मोबाइल में पूरी दुनिया है। कुछ भी पूछेगा, कुछ भी देखेगा, सब आपको अपने आप दिखता रहेगा। राइट। और जिस चीज़ को आप एक बार देखना शुरू कर दोगे, पता नहीं ये इंटरनेट ही ऐसा है कि वही चीज़ आपको ज़्यादा दिखने लगेगी। एल्गोरिदम है हुँ, बेसिकली। वही चीज़ आपको ज़्यादा हुँ, दिखने लगेगी। जितनी दिखने लगेगी आप उसी को देखते रहेंगे, आपका बच्चा उसी को देखता रहेगा। अरे सच है ये। लेकिन इसका आपको करना क्या है इस चीज़ के लिए? आपको इस चीज़ के लिए पीछे नहीं हटना है। अगर आपसे वो आपका बच्चा पूछ रहा है कि आपसे, मेरे से पूछा था एक ने कि डॉक्टर साहब ये सवाल पूछता है, गर्लफ्रेंड कौन होती है? या कुछ ऐसा सवाल पूछ रहा है आपसे, तो आपको उसे समझाना है, बताना है, 4-4 5-5 साल के बच्चे पूछ लेते हैं, पूछ लेते गर्लफ्रेंड क्या हैं। होती है, बॉयफ्रेंड क्या होते हैं। हाँ,
और जब तक वो 7th 8th में जाते हैं तब तक तो भैया आपको उसका जवाब देना है, क्योंकि आपने उसे जवाब नहीं दिया ना तो उसका दोस्त उसे जवाब दे देगा और वो गलत दे सकता है वो जवाब। गलत ही देगा, जहां तक है वो गलत ही देगा। पहले पेरेंट्स, दूसरे दोस्त। आप ही उसे समझा दो ना कि बेटा ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये चीज है, ये होती है, ये होती है। इजीली, इतना इजी नहीं है, हमारा कल्चर ऐसा है, ट्रेडिशन हमारा ऐसा है कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये इतनी इजीली नहीं है। लेकिन आप अगर समझाएंगे बच्चे को, बता देंगे आप, तो वो कहीं और से नहीं सीख के आएगा, आपसे ही सीख लेगा। और आप उसे सही चीज़ सिखाएंगे, आप उसे गलत चीज़ नहीं बताएंगे। बाहर वाला दूसरा उसे कुछ गलत भी बता सकता है। तो आप बच्चे की क्वेरीज को जरूर सॉल्व करें। गॉट इट। ठीक है, समझ गया मैं। और एक चीज मैं आपसे पेरेंट्स प्लस पार्टनर हो आप उसके, एज अ फ्रेंड आप उसके साथ, आजकल का टाइम समय ऐसा हो गया, आप रहेंगे उसके साथ ऐसा, तो वो आपकी बात मानेगा, वरना सर वो आपकी बात नहीं मानने वाला। देखिए, मैं एक चीज ऑब्जर्व, जो मेरा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जब बच्चा ये चीजें देख रहा होता है ना, एक तो ये सच है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ चुका होता है, उसकी स्पीकिंग पावर बहुत बढ़ चुकी होती है, कम्युनिकेशन पावर बढ़ चुकी होती है, एक्सप्रेसिव हो चुका होता है बच्चा। तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी हुआ, राइट? क्योंकि अगर वो खुलकर अपने पेरेंट्स से सवाल कर सकता है तो शायद आने वाले टाइम में वो और अच्छे से भी बात करे। तो ये तो एक पॉजिटिव आउटकम भी तो हुआ इसका। देखिए ड्रॉबैक तो है ही, राइट, फायदा भी है, नॉलेज भी राइट। बहुत मिलती है। अगर कोई स्क्रीन टाइम अपना कंप्यूटर चला रहा है, लैपटॉप चला रहा है, मोबाइल है, आईपैड है, किसी भी चीज़ में देख रहा जी, है, तो उसको नॉलेज वाली चीज़ तो मिल रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा देख क्या रहा है। आप मोबाइल में उसे क्या चीज़ वो देख रहा है, आपको इस चीज़ का जो कंटेंट है वो क्या चीज़ देख रहा है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, वो तो कुछ भी देखता रहेगा, वही चीज़ उसके दिमाग में सेट होती रहेगी। और सबसे बड़ी आजकल जो मैं देख रहा हूँ ड्रॉबैक, आपकी हमारी स्कूल की बताई बातें बच्चा कैच नहीं कर रहा, कर ही नहीं रहा है बच्चा कैच। वो मोबाइल की चीज़ों पे बहुत कैच जल्दी कैच कर रहा है, कर लेता राइट। है। तो आपको इसलिए जो स्क्रीन टाइम है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्या देख रहा है और कितनी देर देख रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं हमेशा कि अगर हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, लाइक बच्चा कोई गलती करता है, उसको सिखाने की जगह ये कहा जा रहा है कि हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, पता नहीं तू क्यों कर रहा है ऐसा। तो ये चीज सही है या गलत है, इस तरीके से समझाना बच्चे को? नहीं देखिए, टाइम चेंज हो चुका है, आपके टाइम पे कुछ और था, आपके टाइम पे आपके पेरेंट्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी घर वालों की, आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे थे। आजकल टाइम बहुत चेंज हो गया है, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है, सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, सराउंडिंग चेंज हो गई हैं, फैमिलीज़ में चेंजेस आ गए हैं, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस में चेंजेस आ गए हैं, नॉलेज का स्तर वो बहुत हाई हो गया है, जी। बढ़ गया है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, तो आप उनको ये नहीं कह सकते मेरे टाइम पे ये नहीं था। आप तू ऐसा क्यों कर रहा है या ऐसे क्यों कर रहा है? नहीं, आपको उसको समय देना है, आपको उसको हर चीज़ की क्वेरी उसकी दूर करनी है। और सर अगर मैं पेरेंटिंग की बात करूं कि आजकल। लेकिन ये जो सारी चीज़ें आपको देनी है, देखिए साफ-सीधा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। जी। दूध है, ठीक है। दूध है, दूध में आप पूरियाँ तल लेंगे या सब्ज़ी बना लेंगे? नहीं बना सकते। लेकिन उसी दूध में से ऑयल बनेगा, उसका एक प्रोसेस है। राइट। उस दूध को गरम करना है, पकाना है, फिर उसका वो बटर बनता है, मक्खन बनता है, फिर उस मक्खन को आपको गरम करना है, फिर उसका जाके कहीं घी निकलेगा, उस घी में आप खाना बनाओगे। बना तो उस दूध से ही, आप उसमें डायरेक्ट खाना कैसे बना लोगे? नहीं ना, तो हर चीज़ का एक प्रोसेस है। आप अपने बच्चे को उस प्रोसेस में लेके चलिए। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, उसके मन में या जो भी उसके सराउंडिंग्स, उसको आपको ऑब्ज़र्व करना है कि हमारा बच्चा, समझनी है उसकी चीज़ आपको, कि हमारा बच्चा किस चीज़ पे क्या फ़ोकस कर रहा है। उसका आपको देखना है। अब पहले क्या होता था कि बेटा तुझे डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। अब आप समझिए आपके बच्चे का ऑरा सिस्टम, माइंड किधर और जा रहा है। आज की डेट में यही होता है, अभी भी होता है कि बच्चे को शुरू से ये चीज समझाई जाती है कि तेरे को या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। बस यही 3 कैटेगरीज हैं जो उनको बताया जाता है। और बच्चा कहीं न कहीं अंदर ही अंदर परेशान भी रहता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है, डिप्रेशन का, एंग्ज़ायटी का, स्ट्रेस का। तो आई गेस पेरेंटिंग ही जो है वो मैटर करती है मेरे हिसाब से। मैंने आपको बताया इसका प्रोसेस है, जी, ट्रीटमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, जी। इलाज का प्रोसेस। प्रोसेस आपको वही है जो कि बहुत टफ है, मैंने आपको बताया। 2 बार, 4 बार, 6 बार, और कोई उसके अलावा दवाई नहीं है कि मैं उसे दे दूँ,
वो बिल्कुल ये चीज़ छोड़ देगा, मोबाइल छोड़ देगा, यहाँ जाना छोड़ देगा, दोस्तों से बात करनी, कुछ नहीं है। आपको ही उसे समझाना है, जो कि बहुत टफ तरीका है। बोल रहे हैं हम आपस में बात कर रहे हैं, इसका ये इतना आसान नहीं है। बच्चों को समझाना अब आजकल के टाइम में संभाल के रखना, उनकी केयर करना, उनकी उनकी चीज़ों को आपको पूरा करना है, पढ़ाना है, आजकल इतना आसान नहीं रह गया है। आपको अपने बच्चे के ज़रूर केयर करनी है, फ़ोकस पे आपको क्या बच्चा चाह रहा है, उस पे ध्यान ज़रूर देना है। अब टाइम वैसा वाला नहीं रहा कि आप ज़बरदस्ती चला लेंगे बच्चों के ऊपर। राइट। बिल्कुल। उससे क्या होगा, बच्चे का स्ट्रेस लेवल, एंग्ज़ायटी लेवल इतना हाई अप हो जाएगा, इतना बढ़ेगा कि बच्चे को स्लीप डिस्टर्बेंसेस, थॉट्स आने लगेंगे अलग-अलग तरह के, काम नहीं सुनेगा, नहीं करेगा, नेगेटिविटी आएगी। और आजकल वैसे ही इतना सर, स्ट्रेस है। आपने अगर स्ट्रेस की अगर बात करी है, आजकल क्या हो रहा है कि अभी बहुत सारे केसेस भी ऐसे आ रहे हैं, और अभी हमने ऑफ कैमरा भी एक बात करी थी, आपने केस बताया था कि जस्ट 8-9 साल की लड़की होगी, उसको स्लीपिंग टैबलेट्स दी जा रही है, उसको नींद नहीं आती तो उसको सोने के लिए टैबलेट्स। तो ये क्या है कि लाइक अभी तो बच्चा अपनी ग्रोइंग स्टेज पे है, तो जो फिजिशियंस हो गए, जो भी है साइकोलॉजिकल उनके रीडर्स हैं, वो भी ऐसा क्यों रिकमेंड करते हैं ग्रोइंग स्टेज के बच्चे को कि टैबलेट देना सही है नहीं देखिए, इन चीजों ये के तो लिए? साइकोलॉजिस्ट आपको ज़्यादा अच्छे से बताएगा, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे की साइकोलॉजी है, जी। बच्चे का क बच्चे को जो भी आपको मेडिसिन देनी है, अगर मान लीजिए कोई साइकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन देता है, हर बच्चे की मेडिसिन वेट के अकॉर्डिंग तय होती है। ओके। बुक में लिखा है कि आपको पैरासिटामोल देनी है, तो इतने केजी, इतने एमजी, इतने केजी के हिसाब से देनी है। इतना वेट है तो आपको इतने एमजी पर डोज़, या 24 घंटे के अंदर आप इतना पैरासिटामोल दे सकते हो। ऐसी ही हर दवाई निर्धारित है, आप बच्चों को दे सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि बच्चों को ज़्यादा दवाई नहीं देनी चाहिए। एक स्टडी हुई थी जो मैं भूल गया हूँ बहुत पहले, उसमें ये देखा गया था कि ज़्यादा दवाई देने से, मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा दवाई देने से, स्टडी हुई थी, लैंसेट में छपा था वो। जो लैंसेट एक बहुत बड़ा जर्नल है, ओके। 2020 में, आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक लैंसेट में छपा था कि अगर हम 6 लोगों को 4 मेडिसिन से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, मिला के दे रहे हैं, तो 6 में से 1 की मौत हो रही है। ओके। और 4 जनों को अगर 6 कॉम्बिनेशन से ज़्यादा दे रहे हैं, तो 2 की मौत हो रही है। ये लैंसेट में इसी तरीके का वो जर्नल है, ओके। 2020 में छपा था, मार्च या जुलाई में अगर आप चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैं, जो हम बच्चों को दे रहे हैं या ज़्यादा ड्रग्स दे रहे हैं, वो बहुत नुकसान देती है लाइफ बच्चों को। लेकिन अगर बच्चे को ज़रूरत है तो देनी तो पड़ेगी। ट्रीटमेंट जो है उसका, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। बेसिकली लाइफ स्पैन पे उनके फर्क पड़ रहा है आपका अगर। बच्चा बीमार हो रहा है, आप पीडियाट्रिशियन के पास जाइए। ठीक है। लोग बाग गलती क्या कर देते हैं कि उनको जनरल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जनरल डॉक्टर आपका और मेरा है, एडल्ट का है। वो क्या करेगा, इसी की आधी गोली इसको दे दे, तो बच्चे को आधी गोली, आधी गोली। ऐसा नहीं है, वो आधी गोली नहीं देनी है बच्चे को। पीडियाट्रिशियन एक अलग से ब्रांच है पूरी, हमें पूरा पढ़ाया गया है कि बच्चे को आपको कैसे ट्रीट करना है। वो जो पेरेंट्स फॉलो नहीं करते हैं उस चीज़ को, कोई भी दवाई दे दी, उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है कोई नहीं देखता। बच्चों को वो ईज़िली दे दी जाती है। उससे बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है बहुत। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मेरे मन में ना बहुत टाइम से भी एक क्वेश्चन था कि मैंने सोचा कि यार कोई ना कोई ऐसा मिले जिससे मैं पूछूँ ये चीज़। ऑक्सीजन लेवल, ये बहुत मैटर करता है। आज की डेट में पता है क्या होता है कि हम किसी भी ऐसी लोकेशंस पर जा रहे हैं, चाहे वो एक तीर्थ स्थान हो या कोई ऐसी डिवोशनल जगह हो या कोई पब्लिक गैदरिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, बच्चे ना बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है उनको। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए भी ऑक्सीजन लेवल कितनी ज़रूरी है और एडल्ट्स के लिए भी ऑक्सीजन लेवल कितनी ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो हमारी बॉडी है, उसके जी। लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, ये तो आपको पता ही है। राइट। हर लोगों को ये चीज़ पता होती है। पर आजकल क्या है, जैसे-जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ओज़ोन लेयर जो है, बेसिकली आपको हाँ जी, पता हाँ होगा, जी। ओज़ोन लेयर है, वो ठीक है। डिप्लीट हो रही है। राइट, राइट। जो हमारे हार्मफुल रेज़ है, वो रोकती है ओज़ोन जी, लेयर। जी। लेकिन अब इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, जिससे हमारे बच्चों पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आप पे और मुझ पे तो पड़ रहा है, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन बच्चों पे उसका बहुत डबल इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू बढ़ रही है,
जितने एसी चल रहे हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, फ्रिज हैं और इतने ये बस कार इतने रोडों पे हैं, पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है इसका अभी किसी को इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे बच्चों को बीमार कर रहा है। बच्चों को बहुत जल्दी चेस्ट के इन्फेक्शन, आपको पता है इंडिया की लाइफ स्पैन रह गई है 66 ईयर, जस्ट बिकॉज ऑफ ये ऑक्सीजन, जस्ट फॉर ऑक्सीजन, फॉर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन पॉल्यूशन हमारा खान पान इतना खराब हो गया, 66 ईयर रह गई है। और जापान की 84 है, कितनी ज़्यादा है। ओके, अमेरिका की 72 है, इंडिया से फिर भी बेटर है। 78 है, हाँ 78 या 76 है। और इंडोनेशिया की है 74, चाइना की है 76, इंडिया की 66 रह गई है लाइफ स्पैन जो है। उसके पीछे यही कारण है हमारा एनवायरनमेंट शो, क्योंकि आप और मैं बीमारी हुई उसकी मेडिसिन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं ना, हम उनको इतनी तेज़ी से डिप्लीट कर रहे हैं, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन पहले तो बच्चे ही हैं, उन बच्चों पे इतना इफेक्ट पड़ रहा है। जितने भी आपने मुझसे आज सवाल पूछे हैं ना, इन सब का पॉल्यूशन से, हमारे इकोसिस्टम से, सब चीज़ों से इसका रिलेशन है। इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना इस चीज़ की कोई मेडिसिन है। इससे हमारे बच्चों पे बहुत इफेक्ट आ रहा है, हमारी आने वाली जनरेशन पे बहुत इफेक्ट आ रहा है, हम पे भी आ रहा है। आप और मैं तो जैसे मैसे एडजस्ट कर रहे हैं जी, बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा। एक स्टडी हुई थी 1931 में, उसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला है, ओरिन हेनरी करके है एक, 1931 में नोबेल प्राइज मिला था। वो ऑक्सीजन थेरेपी है। उसमें यही पाया गया था कि अगर मान लीजिए आपको कैंसर भी हो गया है ना, जैसी कोई बड़ी किसी को घातक बीमारी है, किसी बड़े को भी, एडल्ट को भी, अगर आप उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दोगे ना, तो उसका कैंसर ठीक हो सकता है, ठीक हो जाता है, कम हो सकता है। तो ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर आपको भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है तो आपकी आधी चीज़ें तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी, बच्चों की आधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आपने भी देखा होगा पहले जो हमारे घर होते थे, कमरे होते थे, उनमें बड़े बड़े रोशनदान, जी, करेक्ट, खिड़कियाँ, जी, गेट। आजकल तो कल्चर चल गया है कि आप अंदर हो, गेट लॉक। 12x15 का कोई अगर हमारा कमरा है, हम उसमें मम्मी पापा सो रहे हैं और बच्चा है, 2-2.5 घंटे में वहां पे CO2 का लेवल बढ़ गया है, बढ़ जाता है, हम उसी में सांस ले रहे हैं। तो हम तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं ना अपने। और ये जो चीज़ आपने अभी बताई, इससे एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। द रीज़न इज़ व्हाट हैपन, होता क्या है कि जो बच्चे हैं यंग एज के, मैं 7 साल, 8 साल, 9 साल, ये लोग, इनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया, अभी हमने बात करी थी, राइट? बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने लग गए हैं। तो इनका जो, कह लो कि जो खेलने वाला कल्चर है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जो एक फिज़िकल एक्टिविटीज़ इनकी होनी चाहिए, अगर ये लोग खेलते रहेंगे, ऑक्सीजन लेवल भी तो बढ़ा रहेगा, बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस फूल रही है, थक रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, ये चीजें भी तो बॉडी को इम्प्रूव करती हैं, राइट? लेकिन ये वाला कल्चर बिल्कुल खत्म हो गया है। खत्म हो गया है। ये चीज कैसे ठीक करी जा सकती है? मैं जो अभी आपको बता रहा था, उनका नाम है ऑटो हेनरिच, आप नेट पे सर्च करिएगा। 1931 में नोबेल प्राइज मिला था, जिसमें ये बताया गया था कि ऑक्सीजन हमारी डिजीज को कन्वर्ट भी, ठीक भी कर देता है। ऑक्सीजन इतना जरूरी है, ना आप ध्यान दे रहे हैं, ना मैं, ना कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। आप ऑक्सीजन के बारे में कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा। कोई नहीं सोचता, फ्री में मिल रही है हमें, इसलिए हमें उसकी कोई वैल्यू कदर नहीं है। जी, पानी के बारे में कोई नहीं सोच रहा। पानी आप देख लीजिए, अब बोतलों में पैक होके मिल रहा है। खाना हमारा सारा बना बनाया आ रहा है, पैकेट फूड आ गया है। जी, तो ये जितनी तेज़ी से हमारे अंदर मॉडर्नाइजेशन आ रही है ना, ये हमारी जनरेशन को बहुत तेज़ी से चेंज कर रही है। हमारी लाइफ स्पैन, हमारी डिजीज़, हमारी बीमारियाँ, हमारे सवाल, हमारे जवाब सब बढ़ा रही है। सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इस चीज़ से। हमारी नेचर जो है हमारा ऐसा है, वो आपको खुद, सब चीज़ आपके नेचर में ही है। जो हमारी आयुर्वेद है वो टोटल नेचर बेस है। तो जैसे कि अभी अब आप बता रहे हो ऑक्सीजन लेवल बहुत मैटर करता है। स्टार्टिंग में हमने न्यू बॉर्न बेबीज की बात करी थी, तो अगर मदर भी ध्यान नहीं दे अगर ऑक्सीजन लेवल पर, तो वो भी बच्चे की ग्रोथ पे इम्पैक्ट डालेगी चीज। हाँ, अगर माँ प्रेग्नेंट है, बच्चा है जी, मदर के गर्भ, तो ऑक्सीजन लेवल अगर कम है मदर का, बेसिकली जो आपने मुझसे सवाल पूछा था हीमोग्लोबिन एनीमिया वाला, राइट, तो हमारा हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ले जाता है हमारी बॉडी में। जो ओके, ट्रैवल हो रही है ना ऑक्सीजन, जी, वो हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन कंपोनेंट से, आरबीसी जो ये सेल्स, ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं से हमारी बॉडी में जा रहा है ऑक्सीजन। जब गॉट वो इट, हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो वो ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा।
और मान लीजिए हीमोग्लोबिन पूरा भी है, ऑक्सीजन आपकी पीछे से पूरी नहीं जी। आएगी, तो फिर प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसका। गॉट बच्चे इट, को गॉट इट। आपको जो है कुछ कोई डिज़ीज़ भी हो सकती है उसको। तो आजकल क्या हो रहा है कि कहते हैं ना कि बच्चों को जितना रोएँगे बच्चे तो उनकी आवाज़ खुलेगी, उनके लंग्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये भी रियलिटी है? ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो उसके लंग्स खुलेंगे। क्राई इम्पोर्टेंट है, जब बच्चा पैदा होता है, तुरंत क्राई होना चाहिए। उससे क्या होता है बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुँचती है, जितना रोता है। पर ये सही नहीं है कि बच्चा जितना रो रहा है कुछ वुमेन्स या लेडीज़ ये सोचती हैं कि जितना बच्चा रो रहा है उतना लंग्स उसके अच्छे बन रहे हैं, रोने दो बच्चे को थोड़ी देर। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आजकल क्या होता है कि हम हमारे घर-घर में सबके बच्चे होते हैं डेफ़िनेटली तो हम उनके आस-पास ना परफ्यूम यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट यूज़ करते हैं और डेफ़िनेटली वो लोग थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व करा है। तो उनके आस-पास ये सब चीज़ें लगानी चाहिए क्योंकि उनके ऑक्सीजन देखिए, लेवल में अगर बच्चा आपका नियोनेट है और ख़ास तौर से इन्फेंट है, जी, को बिल्कुल नहीं लगाना उसके आस-पास। ओके, वो उसको इन्हेल करता है, पार्टिकल्स होते हैं जो नोज़ में जाते हैं। वो उसको कफ, कोल्ड, कंजेशन, यहाँ तक कि ब्रोंकोलाइटिस हमारे जो लंग्स हैं उनकी डिज़ीज़ भी कर सकता है। और वो इन्हेल कर लेते हैं, छोटे बच्चे अंदर चला जाता है क्योंकि दिखते नहीं हैं, वो जी, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आपने कभी देखा हो बड़ों मतलब हमें भी कभी-कभी ज़्यादा स्मेल आ जाए तो बहुत अजीब-सा लग जाता है। राइट, राइट। हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत यूज़ हो रहा है परफ्यूम का घर में और ये बच्चे अगर आपके आस-पास हैं, घर में हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करिए, जितना हो सके। बच्चों गॉट के इट। पास ना जाइए। सिगरेट स्मोकिंग, ये भी बहुत खतरनाक होता है, बच्चा आपका घर में है, आप सिगरेट पी रहे हैं, कोई भी सिगरेट तो वैसे ही किसी के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं होता, लेकिन बच्चे के तो आप तो बच्चे को दे रहे हैं ना, जो धुआँ दे रहे हैं उसमें स्मॉल पार्टिकल्स हैं, बच्चे के जा रहे हैं, वो तो बता नहीं सकता। आप दूसरी जगह आपके पास पी रहा है तो आप उठ के कहीं और चले जाएँगे। तो ये इससे बहुत और घर में जो हम डस्टिंग करते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, उससे भी बच्चों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। यहाँ तक कि अस्थमा का एक बहुत बड़ा रीज़न है ये, ट्रिगर फैक्टर है। तो मतलब बच्चों के सामने ये चीज़ें ना करें। अगर दूसरे कमरे में हैं, आप अपना बच्चा लिटा दीजिए, आपको यहाँ डस्टिंग करनी है, करिए ठीक प्रॉपर, है। जब क्लीनिंग हो जाए पूरी, उसके बाद में सब ठीक हो जाए, आप अपने बच्चे को उस कमरे में लाइए। तो वो वहाँ लेटा हुआ है, दूसरी तरफ आप झाड़ू लगा रही है, झाड़ू तो वाला सर पोछा एक बात लगा बताइए जैसे लोग बच्चे खेलने जाते हैं बाहर, तभी तो डस्ट धूल वगैरह जाता ही है शरीर के अंदर। देखिए अब क्या है, पहले तो इतना पॉल्यूशन नहीं था, अब तो इतना हो गया है कि हम बच्चों को मास्क लगा के भेज देते हैं, हुँ, आपने हुँ। देखा होगा, मास्क आ गए हैं। लेकिन आजकल उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो चीज़ हम इन्हेल कर रहे हैं, वो है बच्चों का खेलना-कूदना, उनका प्ले टाइम। वो मेंटली भी उनको कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट, पहले आप देखे होंगे खेलते होंगे, आपने भी खेला होगा। अब आप बिल्कुल, देखो गलियाँ आपको खाली मिलेंगी, वो वक़्त बदल गया। बिल्कुल। पार्कों में आप देखो आपको सन्नाटा मिलेगा, आपको ओल्ड एज ज़्यादा मिलेंगे, बच्चे नहीं मिलेंगे आपको पार्कों में। पहले हम पार्क ढूँढते थे। सर सोसाइटी के बच्चे नहीं मिलेंगे लेकिन जो गाँव टाइप के बच्चे हैं वो मिलेंगे वहाँ पे। गाँव टाइप में भी थोड़ी जगह है तो लोग बाग खेलते हैं वहाँ पे, बच्चे खेलते हैं। लेकिन हम तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ जो हमारी सोसाइटी कल्चर है, बच्चे अब बिल्कुल बाहर नहीं जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये गलत भी है बहुत ज़्यादा। आजकल की मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से कि अपने बच्चे को अच्छा बनाएँ, उसको सिखाएँ मानवता क्या है, दयालु बनाएँ। आजकल बहुत एग्रेसिवनेस हो रहा है, बच्चे बहुत ज़िद्दपन हो गई है, एटीट्यूड बहुत है। किसी की भी सुन नहीं सकते हैं, उन बच्चों में पेशेंस लाएँ, भगवान से भी जोड़ें, सब चीज़ से अगर आप जोड़ के चलोगे तो वो कंप्लीट ह्यूमन है, उसका जब ही डेवलपमेंट माना जाता है। गॉट इट। ये बहुत ही बहुत ज़रूरी पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है, देखो बीमारी होनी है, डेथ होनी है, वो सब तो तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जी, डॉक्टर भी उसे नहीं रोक सकता, राइट। डॉक्टर क्या है बस मौत को टालता रहता है, मेरा काम है मैं आपके पास मौत आ रही है मैं उसे टाल रहा हूँ, समझ रहे हो आप? बिल्कुल सही। लेकिन आपकी सब कुछ तय है पहले से। तो जो होना है वो तो होना ही है। तो आप बिल्कुल फ्रीली अपने बच्चे को और खुद भी हेल्दी रहिए, फिट रहिए, अच्छा बनाइए अपने आप को। किसी की मदद आप करने लायक हैं, मदद करिए। बच्चे को सिखाएँ ईमानदारी क्या होती है, दयालुता क्या होती है, मानवता क्या होती है, किसकी कैसे हेल्प करनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हम भूलते जा रहे हैं ना, ये सब चीज़ें हमारी बैकग्राउंड है, ये बेस है। इन सब चीज़ों पे कोई टॉक नहीं कर रहा है।
कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब चीजें दौड़ भाग लगे हुए हैं, मोबाइलों में, खाने में, पीने में, पैसा कमाने में, सब बिजी हैं। एग्री सर, टोटली एग्री। एंड डेफिनेटली ये चीज जो आपने एंड में ही समझाई ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर बहुत ज्यादा एवरी जरूरी है। पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंटिंग ही एट द एंड मैटर करती है कि कैसे आप अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, और तभी वही चीजें बचपन से लेके आज तक बच्चा वैसा ही रहता है जैसा आपने उसे सिखाया है। हाँ जी, बताइए। आपने देखा है, आपने जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जी कुरान है, बाइबल है, गीता है, रामायण है, और सामवेद है, ऋग्वेद है, आयुर्वेद है, जितने भी हमारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र है, सब में जो है बताया गया है कि आप भगवान के देन हो। भगवान ने लिखा हुआ है गीता में कि आप मेरी छवि हो। जी, तो आप अपने आप को कमजोर ना समझें, आपके अंदर भगवान ने सारी चीज दी हुई है। बीमारी से भी लड़ने की क्षमता, बीमार ना होने की भी क्षमता, सब कुछ आपके अंदर है। आप एक बात बताइए, आपका ये हार्ट है कितनी जी। बार धड़कता है एक मिनट में? 62, 64, 72। सॉरी 72 एग्जैक्ट हाँ, नंबर। 70, 75, 80 इतना इतना नॉर्मल है, बाकी 72 ज्यादा बुक्स नहीं में होना हमारा चाहिए। जो हमने पढ़ा है हाँ। अपना MBBS में, वो ये 72। आप जानते हैं जितनी भी हमारी आर्टरीज हैं, वेन है, कितने लीटर ब्लड होता है बॉडी में? नो आइडिया, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। बेसिकली 5 लीटर। ठीक है 5 लीटर ब्लड होता है। कोई ज़्यादा लंबा है तो उसमें 5.5 लीटर होगा, जी, कोई ज़्यादा छोटा है उसमें थोड़ा बहुत कम होगा, 5 लीटर के आसपास होता है। ठीक है। 1 मिनट में आपका हार्ट धड़क रहा है, तो वो 1 मिनट में कितना हार्ट पंप कर रहा है? आप ही 70 बताइए। ml अराउंड। गॉट इट, ठीक है। 70 ml वो पंप अराउंड करता है। और हमारी अगर आप सारी आर्टरीज, वेन्स, वेसल्स सबको बाहर निकाल लें और जोड़ दें ना, जी 1 लाख किलोमीटर लंबी बैठेंगी, ओके। पृथ्वी के एक चक्कर से भी ज्यादा, अर्थ के एक चक्कर से भी ज्यादा। तो आप ये सोचिए, 5 मिनट में जो आपके हार्ट ने ब्लड पंप करा, वो 5 मिनट में वापस आ रहा है हार्ट में। कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई भी कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा मोटर नहीं बना सकता कि 5 मिनट में दुनिया का चक्कर काट के आ जाए। भगवान ने ऐसा सिस्टम दिया है, ये भगवान की मैन्युफैक्चरिंग है। बिल्कुल सही, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर बॉडी। इसीलिए भगवान ने कहा आप मेरी छवि हो, आप अपने आप को ठीक रखो, अपनी चीज़ों को ठीक रखो, अपने बिहेवियर को ठीक रखो, अपने बॉडी को फिट रखो, सब कुछ आप ही हो। आप ठीक, सब ठीक, आप खराब, सब खराब। बेसिकली अपने आप पर इन्वेस्ट करो। आप अपनी अच्छा बॉडी खाओ, खराब अच्छा कर रहे पियो। हो, आप अपना समय खराब कर रहे हो, सब आपका लॉस हो रहा है। भगवान ने आपको अपने जैसा बना के भेजा है। बहुत, मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया, बहुत सारी हमारी बॉडी की आप मशीनरी लेंगे, मैंने तो सब पढ़ा है। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मुझे जो मेडिकल फील्ड में होने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद ये महसूस होता है। मैंने गीता भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ा है मैंने, तो मैं एक ही निचोड़ पे पहुंचा हूँ। सब कुछ जो है भगवान से ही जुड़ा हुआ है, और उसका रास्ता जो बता रखा है, चाहे वो कोई ईसाई मानता हो बाइबल को, मुस्लिम मानता हो कुरान को, हम गीता को, सब में यही लिखा है कि आप ही सब कुछ हो। गॉट इट, गॉट इट। आपकी सोच आपके हाथों में है, आपको कैसे चलना है, क्या करना है, सब। अगर आप ठीक होंगे तो आपको देख के और अच्छी चीज़ें होंगी। ये दुनिया जो है बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नेचर से हम अलग होते जा रहे हैं, जो कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आगे आने वाली जनरेशन के बारे में हम बात करें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं चाहता हूँ इस पे पॉडकास्ट होने चाहिए बहुत। डेफिनेटली लोगों को इसके बारे में सबसे ज़्यादा जरूरी देखिए, ज्ञान ये है। आपको मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ, ये तो आप किसी भी डॉक्टर कोई भी बता देगा। बहुत, आप नेट पे सर्च करेंगे, मेरी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैं, शायद मुझसे भी अच्छी मिले। मैं समझ गया। बुक्स ले लेंगे, बुक्स में भी आपको सब मिल जाएगा। पर ये वाली चीज़ जो मेन चीज़ है, इस पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। दिस इज अ बेस। जो आपका एक्सपीरियंस है, एंड डेफिनेटली वो ऑडियंस के तो काम आएगा ही। बिल्कुल। एंड जितना आपसे सवाल करेंगे शायद उतने ही कम पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरा जो सामना हुआ है वो एक मेडिकल फील्ड के बंदे से हुआ है, जो कि पहली बार हुआ है, एंड दैट इज इट्स अ वेरी गुड सेशन। बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन आपसे रहा, काफी चीजें सीखने को मिली। एंड फिर से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ऑडियंस जिसने यहाँ तक देखा है, डेफिनेटली उसके जो डाउट्स वो क्लियर हो चुके होंगे। और
ऐसे ही हम अमेजिंग गेस्ट के साथ आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक अगेन थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। सो दिस इज शुभ बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच राहुल जी। थैंक यू Thank you. सो मच।